इसी पूरे प्रोसेस को एल्बिडो के नाम से आपका जाना जाता है। और तुम्हारे पेपर में आपका यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एल्बिडो किसके अंदर देखा जाता है। अलग अलग तरीके से आपका जो है बेसिकली हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो हीट भी होती रहती है और ठंडी भी होती रहती है। तो आइसोथर्म क्या होती है? आर द लाइंस ज्वाइनिंग द सेम टेम्परेचर। अगर तुम देखोगे तो जो आपका डेली वेदर चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एडवेक्शन की वजह से ही आपका हो जाते हैं। एक तो होता है हमारा इंसोलेशन और एक होता है टेम्परेचर। अब एनसीईआरटी के अंदर ये एक डायग्राम दे रखा है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है। हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में आपका गिरावट देखने को मिलती है। इसकी वजह से जो वहां की आपका गर्म हवा है वो राइज कर रही है और राइज होकर आपका स्कैटर्ड हो जा रही है। अब ना तो अर्थ बहुत ज्यादा आपका ठंडी गर्म हो पाई और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है, तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? बैलेंस आउट हो गया। ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हाल चाल है सभी के? मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस नए चैप्टर के अंदर, जहां पर आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। जिसमें आप क्या क्या समझेंगे? जिसमें आप ये समझेंगे कि भाई सोलर रेडिएशन का क्या काम है, कैसे हीट आपका बढ़ रही है, कैसे आपका जो है बेसिकली अलग अलग प्रोसेस है। इसी चैप्टर में आपको रेडिएशन समझ में आएगा, एब्डक्शन समझ में आएगा, फिर इसके अलावा आपका बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम जो तुमने शायद अभी तक नहीं भी सुने होंगे। एक्साइटेड तो तुम भी होगे और शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें मतलब बड़ा कभी कभी ऐसा लगता हो, यार सर काश कोई इस चैप्टर को पढ़ा देता तो मैं भी पढ़ लेता। तो भाई आज इसी सारी उम्मीदों के साथ ये चैप्टर लेकर आ गया हूं तुम्हारे सामने मैं। और अब जब अपन आ ही गए हैं तो जब तक खत्म ना कर दें तब तक आपका हम खत्म शुरू कहां करते हैं? ठीक है, तो भाई देखो शुरू करें। सबसे पहले मैं जब आपका शुरू करने जा रहा हूं इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर के अंदर तुम्हें क्या क्या आपका मेरे साथ मिलने वाला है बहुत ध्यान से देखते जाओ और तुम्हें एक एक चीज आपका मैं समझाऊंगा कि इस चैप्टर में आपका क्या क्या तुम्हें समझ में आने वाला है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका किसी भी बच्चे के दिमाग में आता है ना, वो ये आता है सर कि व्हाट इज सोलर रेडिएशन। ये जो आपका लाइन आपने लिखी है ना कि सोलर रेडिएशन आपका क्या है, इसको आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज को आपको समझाना पड़ेगा। तो मैं तुमसे प्यारी सी बात अगर एक ही कह दूं कि एक आपका हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है आपका सूर्य देवता, सूर्यदेव है। सूर्यदेव का काम क्या है कि वो क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी अपनी लाइटनिंग पृथ्वी को आपका देने का काम करते हैं, क्योंकि उनको पृथ्वी चलानी है। तो सूर्यदेव पृथ्वी को जो आपका लाइट दे रहे हैं, तो उसी से हमने एक शब्द निकाला या एक आपका डेफिनेशन निकाली, द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। अब चाहे तुम इसमें कोई सा भी प्रोसेस देख लो, चाहे तुम इसमें फोटोसिंथेसिस होते हुए देख लो, चाहे तुम इसमें आपका जो है किसी भी तरीके से एनर्जी रिसीव होते हुए देख लो, चाहे तुम किसी भी तरीके से आपका कोई भी जो अलग अलग गैसेज आ रही हैं या फिर रेज आ रही हैं, वो सब आपका कहां से आ रही हैं? वो सब इसी पॉइंट से आ रही हैं, सन से मिल रही हैं। दूसरी बात क्या है, अर्थ इन टर्न रेडिएट्स बैक टू स्पेस द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। अब देखो होता क्या है कि जैसे तुम्हें भी ना कोई बंदा कोई चीज देता है, तो तुम भी उस चीज को सारी की सारी नहीं ले पाते हो, तुम भी उसको कुछ बाउंस बैक करने की कोशिश करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने मान लो तुम्हारे आपका दोस्त है, अब अपने पास दो कैरेक्टर हैं, एक है आपके पास पीहू और एक है आपका पांडे जी। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं अपने पास। तो पीहू और पांडे जी जो हैं, पीहू ने आपका पांडे जी से कुछ कहा, ठीक है। अब पांडे जी सुन रहे हैं, पर पांडे जी को ऐसा होता है कि यार सारी चीजें तो मैं इसकी नहीं ले पाऊंगा, ये बहुत देर से आपका बोले जा रही है। तो पांडे जी कुछ चीजें आपका जो है पीहू को वापस दे देंगे। तो ऐसे ही आपका रिश्ता है किसका? सूर्यदेव का और पृथ्वी मां का। अब ये क्या कहती हैं? ये कहते हैं कि जो भी चीज तुम आपका मुझे दे रहे हो, वो सारी चीजें आपका जो है मैं एब्जॉर्ब नहीं करूंगी, मैं तुम्हें वापस भी आपका कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर दूंगी। As a result, the earth neither warms up nor does it get cooled over a period of time। ना तो कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ गया, ना ही कभी आपका बहुत ज्यादा ठंडी दिखाई देती है। तो जो अमाउंट आपका रिसीव हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव हो रही है बाय डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग आपका पार्ट में, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर तुमको प्यारी सी आपका एक बात, जैसे ही तुम आपका देखते हो, जैसे ही तुम देखते हो, क्या देखते हो, तुमको आपका ये पता लगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये रुक जाओ, ए बाबा ऐसा नाको करो रे, ऐसा नाको करो रे, नाको करो। अभी इधर देखने का मामू सारा हेकड़ी निकालेगा मैं तेरा। ठीक है, यहां देखो ये अर्थ, ठीक है, अभी अर्थ आ गया। अब अर्थ के अलावा ये जो 0 डिग्री है, ठीक है, यहां 0 डिग्री,
इसके अलावा ये 30 डिग्री, अब इसके अलावा ये 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये पोल्स पे आ गए। इसके बाद आपका 30 डिग्री यहां पर आ गया, 30 डिग्री यहां पर है, इसके अलावा 60 डिग्री आपका यहां पर आ गया और उसके अलावा 90 डिग्री आपका यहां पर आ गया। मेरा तुमसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये सूर्यदेव आपका चमक रहे हैं, ठीक है, अब अगर ये सूर्यदेव आपका यहां पर चमक रहे हैं तो तुम मुझे बताओ इनकी जो आपका सारी एनर्जी रिसीव होती है वो मैक्सिमम आपका कहां पर देते हैं? ये देते हैं आपका इक्वेटर पर। अब एक बात अगर ये समझ में आ गई है कि इक्वेटर पर सारी एनर्जी आ रही है तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो जो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे जो अमाउंट ऑफ हीट होगा वो अमाउंट ऑफ हीट क्या होता जाएगा? वो अमाउंट ऑफ हीट आपका कम आता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। तो यही बात आपका कहां पर बोली है? यहां पर बोली है कि जो आपका अमाउंट ऑफ हीट है जो रिसीव हो रही है वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह है, ठीक है। एंड द वेरिएशन कॉजेस प्रेशर डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से अलग अलग जगह, कहीं पर आपका टेम्परेचर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड और कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी। और इससे क्या होगा? दिस लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर बाय विंड्स। अब जो एक तुम्हें मैंने पिछले चैप्टर्स में आपका क्या पढ़ाई है? विंड पढ़ाई है, तुम्हें याद आ रही है? विंड्स, कुछ ईस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड, पोलर ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्टर्लीज, याद आ रही है कुछ ऐसी विंड? अरे याद तो आ रही है सर, कुछ तो आपने कहा था कि वो आपका ऐसे जाती हैं, कोरोलिस फोर्स उनको टेढ़ा कर देती है। हाँ अरे याद आ गया सर, याद आ गया, ठीक है ठीक है। तो विंड्स क्या काम करती हैं? इनको आपका जो है बेसिकली पूरा इधर से उधर करने का काम करती हैं और यही सारी चीजें इस पूरे चैप्टर के अंदर आपका एक्सप्लेन कर रखी हैं कि कैसे आपका हीट बनेगी, कैसे कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, उसका क्या टेम्परेचर पर इंपैक्ट आएगा, यही बातें हम आपका इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ये समझ में आ गया कि चैप्टर का क्रक्स क्या है, ये समझ में आ गया कि चैप्टर के अंदर दे क्या रखा है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो थम्स अप थम्स अप थम्स अप रोजर दैट लिख के कमेंट सेक्शन में आपका डाल दो। अब सुनो, अब अगर इतनी बात समझ में आई तो मेरा पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है तुमसे कि अभी भी सर आपने आपका एक टॉपिक पढ़ाया सोलर रेडिएशन। अब देखो इसमें सर आपने बहुत अलग अलग नाम दे दिए हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने एक शब्द दिया है सोलर रेडिएशन, एक शब्द आपने लिख दिया इंसोलेशन और फिर आपने लिख दिया है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहां पर सर एल्बिडो उल्बिडो बहुत सारे नाम लिखे हैं, ये नहीं देखने हैं, ये तुम्हारे लिए अभी नहीं बने हैं क्योंकि अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, अभी तुम छोटा मुन्ना हो। मुन्ना है, मुन्ना राजा बाबू, इधर देखो, अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुमको सोलर रेडिएशन पहले मैं बड़ा कर दूं, ठीक है। तो भाई सोलर रेडिएशन क्या होता है? अगर तुमसे आपका कोई पूछे कि व्हाट इज सोलर रेडिएशन, एक छोटी सी लाइन में अगर तुमको आपका डिफाइन करना हो तो मैं तुम्हारे लिए डिफाइन कर देता हूं। मान लो आपका ये हमारा सन है, मान लो ये हमारा सन है, ठीक है, सन हो गया। अब सन आपका क्या करेगा? सन आपका सारी एनर्जी अर्थ की तरफ आपका डाल रहा है, ठीक है। अब ये जो आपका रेडिएशन एमिट हुई है, किससे रेडिएशन आ रही होंगी? कुछ आपका किससे? सन से। वो जो अर्थ से रेडिएशन एमिट होकर आई और शॉर्ट वेव की फॉर्म में आई, जैसे मैं अगर तुमको यहां पर ही बता देता हूं, चलो एक फॉर्मेशन आपका यहां से ले लेते हैं। जैसे ये आपका सन, ठीक है, ये सन है, ये खुश हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ये सन है, ये खुश हो रहे हैं। अब ये छुटकी आपका लग रही है, छुटकी, समझ रहे हो मेरी बात? छुटकी, और छुटकी आपका जो है कौन है? पीहू है, समझ रहे हो मेरी बात? अब पीहू क्या कर रही है? पीहू आपका जो है बेसिकली यहां पर बैठकर देख रही है सब कुछ, ठीक है। ये देख रही है कि भाई साहब आपका सन ने क्या करा, सारी आपका जो है बेसिकली लाइट आपका यहां पर डाल दी, ये डाल दी आपका लाइट, ठीक है। अब ये लाइट जब आई तो इस लाइट ने क्या किया? ये शॉर्ट वेव्स की तरफ से, ये शॉर्ट वेव की फॉर्म में, ये शॉर्ट वेव की फॉर्म में अपनी जो आपका रेडिएशन है, अपनी जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन आपका क्या करती है? पहुंचाती है। अब जब इसने रेडिएशन को आपका पहुंचा दिया कहां तक? अर्थ तक। तो इसी शॉर्ट वेव की फॉर्म में जो रेडिएशन आपका एमिट हुई है या फिर आपका जनरेट हुई है, इसी को हमने क्या कह दिया? इसी को हमने आपका छोटा सा नाम दे दिया और हमने इसको क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया सोलर रेडिएशन। अब इतनी सी बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई सोलर रेडिएशन तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई तो फिर याद कर लो कि भाई जो रेडिएशन एमिट करते हैं शॉर्ट बीम की फॉर्म में, कहां से? सूर्य देवता से, और जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसी को हमने सोलर रेडिएशन का नाम दे दिया। लो भैया, अब ये जो आपका सोलर रेडिएशन के फॉर्म में आपका जो हमने कर दिया है, अब तुम देखो, अब तुम देखो, अब तुम देखो, सुनो, इंसुलेशन क्या है? द एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब देखो, अब कोई जो आपका सोलर रेडिएशन आ रही है सन की तरफ से, जो सोलर रेडिएशन आ रही है आपका सन की तरफ से, उनसे किसी भी फॉर्म में जो एनर्जी आपका जनरेट हुई है, जो भी एनर्जी आपका जनरेट हुई है, इसी को हमने क्या कह दिया है? इसी को हमने आपका जो है बेसिकली इंसोलेशन कह दिया है।
अगर तुम देखोगे तो ऑन एन एवरेज जो अर्थ रिसीव करती है वो अराउंड 1.94 कैलोरीज, अराउंड 1.94 कैलोरीज क्या करती है, कैलोरीज पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिनट रिसीव करती है। और इसी को अपन कहते हैं सोलर कांस्टेंट, इसी को क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट। ना तो इससे ज्यादा बढ़ रही है ना इससे कम हो रही है, इतनी आपका रिसीव कर रही है तो वो सोलर कांस्टेंट की आपका फॉर्मेशन में निकल जा रही है। आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो दूसरी बात समझो, सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप किसकी वजह से, एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन अ ईयर ड्यू टू वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो अब जो एक ये हमारे सन है और ये हमारी आपका अर्थ है, तो जो सन और अर्थ के बीच में, जो सन और अर्थ के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो अर्थ और सन के बीच में आपका डिस्टेंस है, वो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस रहा वो स्लाइटली कैसा है, ज्यादा है। ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम आपका 4 जुलाई को देखते हैं। और इसी पोजीशन को आपका किस नाम से जाना गया है, इसी पोजीशन को एपीहीलियन के नाम से आपका जाना जाता है। जरा ध्यान से देखोगे तो आपका तुमको मैं समझा पाऊंगा। अगर तुमसे मैं आपका ऐसा कह दूं कि जैसे आपका यहां पर 2 टर्म है, एक है एपीहीलियन और एक है आपका पेरीहीलियन, समझ रहे हो मेरी बात, एक है एपीहीलियन और एक है आपका पेरीहीलियन। अगर तुम देखोगे पेरीहीलियन को, तो पेरीहीलियन के टाइम पर आपका जैसे ये अर्थ का रोटेशन हो रहा है। अब तुम्हें एक बात आपका और समझाऊं मैं, जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई तुम आपका जरा थोड़ा सा यहां देखो कि ये जो है आपका अर्थ का फॉर्मेशन, ये अर्थ का फॉर्मेशन ऐसे टिल्टेड है, ऐसे कैसे है, टिल्टेड है, यहां पर ये टिल्टेड है। अब ये आपका जो टिल्टेड है, ये जो टिल्ट हुई है आपकी अर्थ, ठीक है, ये जो टिल्ट आपकी हुई है अर्थ, अब ये टिल्टेड अर्थ क्या करेगी, ये टिल्टेड अर्थ आपका कॉन्स्टेंटली मोशन बनाएगी, कॉन्स्टेंटली आपका मोशन बनाएगी, कॉन्स्टेंटली आपका मोशन कर रही है, ये मोशन आपका हो रहा है। अगर ये मोशन हो रहा है तो ये तुम्हें पता है कि ये वाला इलाका आपका जो है बेसिकली क्या है, ये आपका एक्सिस है। और एक्सिस की वजह से आपका हो क्या रहा है, एक्सिस की वजह से इसका रोटेशन हो रहा है। और इसी रोटेशन की वजह से, इसी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या हो रहा है, इसी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एक टाइम पर ये जो मेरी पूरी अर्थ है, ये सन से आपका सन के साथ क्या हो रहा है, सन के साथ भी आपका एक रिलेशन है इसका, किस चीज का, रेवोल्यूशन का। किस चीज का रिलेशन है, रेवोल्यूशन का रिलेशन है। तो ये जो सन से अब आपका दूरी ट्रेवल कर रही है, ये मैक्सिमम जो होती है ये 4 जुलाई को आपका देखी जाती है। कब देखी जाती है, 4 जुलाई को आपका देखी जाएगी। और इसी टर्म को हमने किस नाम से जाना है, इसी टर्म को हमने एपीहीलियन के नाम से जाना है, जहां पर जो 4 जुलाई वाली पोजीशन है वो आपका अर्थ से सन की डिस्टेंस हो जाती है 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो जो सन की आपका बेसिकली सबसे पोजीशन पास में होगी, सबसे पास में होगी, वो देखी जाएगी आपका 3 जनवरी को, जो कि अभी गया है। तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे आपका छोटा देखा जाता है, कम देखा जाता है 3 जनवरी को। उस समय पर जो अर्थ होती है वो सन के सबसे पास दिखाई देती है। इसी फिनोमिना को पेरीहीलियन कहा जाता है। और इसी वजह से जो एनुअल इंसोलेशन रिसीव करती है अर्थ, जो एनुअल इंसोलेशन रिसीव करती है अर्थ, इंसोलेशन जो आपका एनर्जी आ रही है सोलर रेडिएशन की वजह से, जो आपका एनर्जी आ रही है ऑन 3rd जनवरी इज स्लाइटली मोर देन द अमाउंट रिसीव ऑन द 3rd जुलाई। अब जो इंसुलेशन है वो ऑब्वियस सी बात है, जितना क्लोज होगी अर्थ किसके, सन के कांटेक्ट में, तो इंसुलेशन ज्यादा रिसीव होगा। अब 4 जुलाई को ऑल्दो गर्मी बहुत ज्यादा होती है नदर्न हेमिस्फीयर में, बट उसके बावजूद भी इंसुलेशन उतना रिसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि 152 मिलियन किलोमीटर आपका जो है देखने को बहुत दूर हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो एक बात और समझ लो, however the effect of this variation in the solar output is masked by other factors like, अब किस किस फैक्टर से आपका डिपेंड करेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने एक ब्रह्मास्त्र चलाया और सबको मार दिया, नहीं भैया, इसके अलावा इसमें बहुत सारे आपका चीजें देखने को मिलती हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, दूसरा सी एंड द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अगर ये तीनों फैक्टर आपका काम ना करें तो ऐसा नहीं होगा कि इंसुलेशन आपका जो है बेसिकली सब जगह एक जैसी ना पड़े, वो अलग अलग हो सकती है, बट क्योंकि वो दिखाई देती है आपका लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, फिर उसके अलावा सी एंड एटमॉस्फेरिक आपका सर्कुलेशन अलग है, हेंस द वेरिएशन इन सोलर आउटपुट डज नॉट हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन डेली वेदर चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस बात को आपका तुम्हें समझना चाहिए। एक और चीज समझ लो,
कभी कभी जब तुम पढ़ने जाते हो तो तुमको आपका दो फिनोमिना और दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है समर सॉलिस्टिस जो कि 21 जून को आपका दिखाई देता है, और एक दिखाई देता है तुमको विंटर सॉलिस्टिस जो कि तुम्हें दिखाई देगा 22 दिसंबर को। और ऐसा बताया जाता है कि ये वाला जो टाइम होता है यहां पर नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बड़ी रात होती है, लॉन्ग नाइट होती है, लॉन्ग नाइट होती है, और सबसे छोटा आपका दिन होता है, छोटा आपका क्या होता है, दिन होता है। और अगर तुम देखोगे कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन हो जाता है और सबसे छोटी रात हो जाती है। पर जब हम समर सोलिस्टिस की तरफ आते हैं तो यहां पर जो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में यहां पर लिख रहा हूं एन बनाकर नदर्न हेमिस्फीयर, तो डे आपका सबसे बड़ा होता है और जो रात होती है वो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी। और उसका वाइसा वर्सा कहां देखने को मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में आपका देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपका समझ में आ गए। अगर तुम समर सॉलिस्टिस के टाइम पर देखोगे तो मोस्टली होता क्या है कि जो साउथ पोल है वहां पर एकदम आपका कैसा हो जाता है, विंटर जैसी कंडीशन हो जाती है। और जब तुम विंटर सॉलिस्टिस में देखोगे तो नो सनलाइट ऑन दी नदर्न पोल आपका दिखाई दे जाएगी। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज आपका तुम्हारे पेपर में कभी कभी पूछी जाती है कि वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये क्या है, ये कैसे आपका डिफाइन हुई, इसको जरा थोड़ा सा समझा दो। तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि होता क्या है कि जब भी कभी सन आपका क्या करता है, सन अपनी लाइट डालता है अर्थ के ऊपर, सन कभी भी अपनी लाइट डालता है अर्थ के ऊपर, तो होता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन वेरी ड्यूरिंग अ डे एंड इन अ सीजन इन अ ईयर। अब जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि दिन में आपका तापमान ठंडा हो जाए बहुत ज्यादा, तो बहुत ही भयंकर कंडीशन हो जाएगी। दिन में यूजुअली तापमान आपका जो है क्या रहता है, गर्म रहता है, और रात के टाइम आपका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे ही सीजन के फॉर्मेशन को समझोगे तो सीजन्स में भी कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी पतझड़, कभी आपका जो है एकदम पे ब्लूजम हो जाते हैं। तो उनके ऊपर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इनमें वेरिएशन देने का काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर देखो, सबसे पहले फैक्टर की बात करने जा रहे हैं तो उसको कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। कैसे, अगर मैं आपका एक अर्थ है मेरे पास, इस अर्थ को आपका घुमा रहा हूं, इस घर को घुमा रहा हूं, इस अर्थ को घुमा रहा हूं, इस अर्थ को घुमा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक टाइम पर जो सूरज की किरणें आ रही होंगी वो एक हिस्से पर ज्यादा पड़ेंगी। मान लो इस हिस्से पर आपका सूरज की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं। अब ये थोड़ा और रोटेशन हो गया तो अब ये वाला हिस्सा आपका सूरज की किरणों से दूर चला गया, बट जो ये वाला हिस्सा है अब इस पर आपका सूरज की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं। तो यही डिपेंडेंसी रहती है कि जो रोटेशन होती है उसकी वजह से अलग अलग पार्ट पर अलग अलग इंसुलेशन का आपका रेडिएशन देखने को मिलता है। ऐसे ही एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, अगर 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 जो मेरी पृथ्वी है, अगर मेरी पृथ्वी आपका इंक्लाइंड ना होती, अगर मेरी पृथ्वी आपका इंक्लाइंड ना होती तो उससे होता क्या, उससे बहुत धमाकेदार आपका जो है माहौल बन जाता। कैसे बन जाता, जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि पृथ्वी आपकी जो है बेसिकली ये इंक्लाइंड है, ठीक है, कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 23.5 डिग्री पर आपका इंक्लाइंड देखने को मिलती है, ठीक है। अगर ये इंक्लाइंड ना होती तो जो सूर्यदेव हैं वो आपका क्या देखते हैं कि भैया उसकी वजह से जो आपका डे एंड नाइट है, जो आपका सीजन का फॉर्मेशन है, डे एंड नाइट और जो सीजन का फॉर्मेशन है ये दोनों ही इंपैक्ट हो जाते, ठीक है। जो सीजन का फॉर्मेशन है ये दोनों ही इंपैक्ट हो जाते क्योंकि जो इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ देखने को मिलता है उसकी वजह से दोनों फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं, दोनों फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं। और अगर ये दोनों फिनोमिना आपका हो रहे हैं तो इसका मतलब ये किसकी वजह से हो रहे हैं, इंक्लाइनेशन की वजह से हो रहे हैं। अगर ये दोनों ना होते तो ज्यादातर आपका जो प्रोसेस है वो ना चल पाता। बहुत बढ़िया। अब अगर ये आपका प्रोसेस समझ में आ गया तुमको तो तीसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तीसरा है लेंथ ऑफ द डे, कितना लंबा दिन गया है, कितनी लंबी रात गई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी आपका बनी रहेगी। configuration of land in terms of all the aspect and last two aspect however have less influence। इन दोनों का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना इन तीनों का आपका इंपैक्ट पड़ रहा है। क्लियर है इतनी बात सर। अब आते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन के साथ साथ एक फैक्ट ये भी है कि जो अर्थ की एक्सिस है, अर्थ की एक्सिस कौन सी वाली, मैंने अभी तुमको बताया कि ये आपका एक्सिस है जो कनेक्ट करती है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को। ये एक एंगल बनाती है 66 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन।
हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट डिफरेंट लैटिट्यूड। अगर ये एक्सिस ऐसे ना होती तो इसकी वजह से जो अलग अलग आपका बेसिकली हीट पड़ रही है अलग अलग पार्ट पर, वो ऐसा ना होता, फिर वो सारी जगह एक जैसी पड़ती। क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो आपका सूरज के सामने कभी कोई सा पार्ट आ जाता है, कभी कोई सा आ जाता है, उसकी वजह से जो इंसोलेशन है वो अलग अलग आपका दिखाई देती है। सेकेंड फैक्टर क्या डिटरमाइन करता है? द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द रेज एंड दिस डिपेंड्स ऑन किस चीज के ऊपर? लैटिट्यूड के ऊपर। जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होते जाएंगे तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन कितनी रिसीव हो रही है वो भी चेंज होती जाएगी समय के साथ। हायर द लैटिट्यूड द लेस इज द एंगल। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमको आपका ऐसे समझा देता हूं, जैसे अगर तुम आपका देखोगे, मैं तुमको आपका एक एग्जांपल यहां पर देखना, तुम मजेदार चीज देखना। आप तुम देखो, अगर ये आपका जो है बेसिकली अर्थ ले ली मैंने, ठीक है, अगर ये मैंने अर्थ ली है तो अर्थ के साथ आपका जो है बेसिकली इसका मैंने क्या कर दिया? इंक्लाइनेशन आपका बना दिया, ठीक है। अब इंक्लाइनेशन बना दिया तो एक एंगल आपका जो है बेसिकली कुछ ऐसा, एक एंगल 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 कुछ ऐसा। तो जैसे जैसे इक्वेटर से, जैसे जैसे आपका इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आपका इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो जो लैटिट्यूड है उनका बेसिकली आपका क्या होता जा रहा है? वो सिकुड़ते जा रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से जो उसने ये बोला है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की वजह से क्या हो रहा है कि पूरा जो आपका एंगल है ये सरफेस के साथ आपका थोड़ा थोड़ा क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। एंड द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लांट रेज। अब ये बात आपका जरूर याद रखिएगा वरना आपका पेपर इधर उधर हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर कभी ज्यादा एरिया कवर हुआ है, इफ मोर एरिया इज कवर्ड, द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस। वो धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। द स्लांट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ग्रेटर डेप्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन मोर एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन। तो इससे क्या होगा? ये बदलती रहेगी और स्कैटरिंग और डिफ्यूजन देखने को मिलेंगे। अब एनसीईआरटी के अंदर ये एक डायग्राम दे रखा है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है, जिसमें ये बता रखे हैं कि दिसंबर 22 को, जो कि आपका नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन, और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, अगर तुम देखोगे तो 0 डिग्री पर क्या हो रहा है? 0 डिग्री पर कुछ भयानक सी कहानी हो रही है। 0 डिग्री पर क्या हो रहा है? 0 डिग्री पर कुछ भयानक सी कहानी हो रही है। क्या हो रही है? 12 मिनट, मतलब 0 डिग्री पर 12 मिनट या 12 आवर 00 मिनट, 20 डिग्री पर 10 आवर 48 मिनट, 40 डिग्री पर 9 घंटे 8 मिनट, फिर उसके बाद आपका जो है अगर तुम देखोगे 60 डिग्री पर 5 घंटे 88 मिनट। तो ये ऐसे धीरे धीरे कर जो लेंथ है डे की, जो लेंथ है डे की आवर्स में, जो लेंथ है डे की आवर्स में, वो क्या होती जा रही है? वो चेंज होती जा रही है। और जून 21 को देखोगे तो 12 घंटे आपका, फिर उसके बाद 13 घंटे, फिर 14 घंटे, 18 घंटे, 6 मंथ, ऐसा आपका चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे तुमको। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब समय के साथ जब हम और आगे बढ़े तो सोलर रेडिएशन को एटमॉस्फेयर से समझने की कोशिश करते हैं। एटमॉस्फेयर में तुम्हारे पास आपका अलग अलग लेयर्स हैं। तुम्हारे पास आपका ट्रोपोस्फेयर है, तुम्हारे पास आपका जो है स्ट्रेटोस्फेयर है, तुम्हारे पास मीजोस्फेयर है, तुम्हारे पास आपका जो है थर्मोस्फेयर है, फिर तुम्हारे पास एग्जोस्फेयर है। तो ऐसे ही जो एटमॉस्फेयर है ये लार्जली क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट कैसा? जैसे शॉर्ट वेव आई तो तुरंत आपका जो है रिसीव कर ली, उसके बाद क्या होता है? जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो एटमॉस्फेयर से पास होते हुए एटमॉस्फेयर से, ये एटमॉस्फेयर है, इससे पास होते हुए सीधे आपका स्ट्राइक कहां पर करती है? अर्थ के सरफेस पर आ जाती है। कहां पर आ जाती है? अर्थ के सरफेस पर आपका आ जाती है। अब होगा क्या कि जैसे ही ट्रोपोस्फेयर में आई, ट्रोपोस्फेयर मतलब सबसे नीचे वाली लेयर, वहां पर क्या मिलते हैं? इसको वाटर वेपर मिलते हैं, ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फेयर में मिल जाएगी। उसके बाद बाकी और गैसेस भी हैं जो कि क्या काम करती है? इंफ्रारेड रेडिएशन का काम करती हैं। कुछ इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं और कुछ जो लाइट आ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इन ट्रोपोस्फेयर स्कैटर विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ टू द स्पेस एंड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अब जो आपका बेसिकली क्या होगा, जो अर्थ में आपका रिसीव किया वो कुछ आपका पार्ट है जहां पर आपका स्कैटरिंग होगी और कुछ वापस आपका लौट जाएगा। दिस प्रोसेस एड्स एब्जॉर्ब कलर टू द स्काई। अब तुम देखना जब होता क्या है, जब आपका सनरेज आ रही है
तो जो स्कैटर हो रखे होते हैं, जो आपका पार्टिकल होंगे, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे तुमने आपका थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी, मान लो ये आपका क्या है, जैसे ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। अब ये ट्रोपोस्फेयर है, तो इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर बहुत अलग अलग गैसेज आपका जो है तैर रही हैं, ऐसे तैर रही हैं, और यहां पर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। अब क्या होगा, जैसे ही आपका सन रेज आई, अब ये सनरेज जब आपका आई, इन पार्टिकल से आपका जो है टकराई, तो इन पार्टिकल से टकराने के बाद वो क्या करती है, स्कैटर करती हैं। वो क्या करती हैं, स्कैटर करती हैं। इसी को तुम क्या कहते हो, इसी को तुम कहते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को क्या कहते हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और तुमने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, 10th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी कि ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है विवग्योर। याद आ रहा है क्या, ये क्या बनाता है, विवग्योर आपका बनाता है। तो जो अलग अलग कलर्स का आपका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वो कैसे दिखाई देगा, स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देगा। जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जब वो वापस चले जाएंगे तो उसी की वजह से आपका क्या दिखाई देगा, विवग्योर नेचर आपको दिखाई देगा। अब अगर विवग्योर नेचर दिखाई देगा, तो रेड कलर जो है वो आपका सबसे ज्यादा दिखाई देता है, रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग सन। और ब्लू कलर का आपका हमको क्या दिखाई देता है, स्काई दिखाई देता है। तो स्काई में आपका जो है सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कलर कौन सा है, ब्लू हो गया। और जो आपका हमारा सनलाइट वाला है वो कौन सा हो गया, रेड कलर हो गया। क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से बात क्या हुआ, अब धीरे धीरे कर जो अमाउंट है वो आ रहा है आपका कहां पर, अर्थ की तरफ आ रहा है। अर्थ से आपका जो अर्थ क्या कर रही है, अब रिसीव कर रही है इंसुलेशन। कहां से, सरफेस से आपका जो बेसिकली उन्होंने रिसीव किया। एग्जांपल के तौर पर 320 वॉट आपका रिसीव की पर मीटर स्क्वायर इन ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वॉट मीटर स्क्वायर इन दी पोल्स। तो इतनी आपका क्या करती है, ये एनर्जी रिसीव करती है, इंसुलेशन रिसीव करती है। मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर द क्लाउडनेस इज द लीस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो आपका सब ट्रॉपिकल इलाके में डेजर्ट दिखाई देते हैं, वहां पर जो क्लाउड होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो सबसे ज्यादा रेज आपका एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन करते हैं, वो आपका ये इलाके करते हैं। इक्वेटर के पास देखोगे तो इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन। इंसुलेशन कैसी है, उसके पास कम है। देन द ट्रॉपिक्स जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन द सन। अब ओशन, सॉरी सन कह रहा हूं, ओशंस, ठीक है। अब देखो कॉन्टिनेंट के पास क्या है, जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है, जो अमाउंट ऑफ शॉर्ट वेव्स हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट है, वो आपका कैसी आ रही है, वो कंपैरेटिवली आपका ज्यादा आएगी कॉन्टिनेंट्स पर, क्योंकि सीधे आपका सॉलिड पार्ट है, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जबकि ओशियंस जो है, ओशियन लिक्विड फॉर्मेशन में है, तो अगर उनकी स्टेट आपका लिक्विड है तो उससे क्या होगा, लिक्विड ऐसा होता है कि भाई उसका एरिया भी ज्यादा है। अब अगर एरिया ज्यादा है तो एरिया ज्यादा होने से क्या हुआ, वो ठंडा भी बहुत धीरे धीरे होगा और गर्म भी बहुत धीरे धीरे होगा। तो इसीलिए कॉन्टिनेंट्स क्या है, कॉन्टिनेंट सॉलिड फॉर्म में है, उसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड है। तो सॉलिड स्टेट कैसी हो जाएगी, सॉलिड स्टेट जितनी तेजी से आपका गर्म होती है उतनी तेजी से आपका ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन है जो कि आपका सन ने दिया और अर्थ ने एब्जॉर्ब किया, वो कॉन्टिनेंट पर ज्यादा दिखाई देगा रादर देन दी कहां पर, रादर देन दी कहां पर, जल्दी बोलो, रादर देन दी ओशियंस, ठीक है। अब क्या हुआ, विंटर्स द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन इन दी समर। ये बात तो ऑब्वियसली आपका तुमको समझ में आई होगी। अब क्या हुआ, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अलग अलग तरीके से आपका जो है बेसिकली हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो हीट भी होती रहती है और ठंडी भी होती रहती है। अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय द इंसुलेशन ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो बेसिकली आपका क्या होती है, जब हीट आपका हो जाती है, अर्थ में आपका हीटिंग हो गई, तो वो अलग अलग लेयर्स में आपका क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। एंड टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म, फिर वो क्या होगा, जो अब रिसीव हो रही थी शॉर्ट वेव की फॉर्म में, वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में आपका रिसीव होगी। तो इसी हिसाब से आपका जो अर्थ है वो जल्दी गर्म नहीं हो पाएगी। The air in contact with the land gets heated slowly and the upper layer in the contact with the lower layer also get heated। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडक्शन कहा जाता है। कंडक्शन क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। मैं तुम्हें आपका क्या करता हूं, मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूं, फोटो क्या दिखाने जा रहा हूं मैं तुमको, एक फोटो दिखाना चाहता हूं, फोटो, ये वाली फोटो देखो तुम। होता क्या है कंडक्शन, जैसे मैं तुमको आपका क्या कह दूं, कंडक्शन को अगर सिंपल सी भाषा में अगर मैं तुमको समझाऊं, तो ये बंदा आपका बैठा हुआ है, इस बंदे की बॉडी में या तो आपका ठंडी एनर्जी होगी अगर ये रनिंग वनिंग करके ना आया हो। अब इसने जो आपका रिसीव की, ये रिसीव कर रहा है आपका एनर्जी कहां से, सूर्य देवता से। तो इसका मतलब है इसकी बॉडी अभी हीट कर रही होगी। अब इसकी बॉडी हीट कर रही है और ये जो आसपास का इलाका है ये पहाड़ी इलाका है। तो इस पहाड़ी इलाके में आपका क्या हो रहा है, जो आपका जितनी भी ठंडी एनर्जी थी, जो अलग अलग दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ गए, ये इलाका कैसा है, ये ठंडा है, इसकी बॉडी कैसी है, हीटेड है।
तो जो अमाउंट आपका ट्रांसफर हुआ या डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट हुई, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट किस किस के बीच में, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में, ठंडे और गर्म ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट में आने से, तो उसी को हमने क्या कह दिया, कंडक्शन का नाम दे दिया। क्या कह दिया, कंडक्शन का नाम दे दिया। तो कंडक्शन क्या है, इट इज डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टेंपरेचर कम्स इनटू कांटेक्ट। तो जैसे जैसे आपका बेसिकली दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे, तो जितनी आपका बेसिकली टेंपरेचर लॉस हुआ, या फिर हम ये कह दें कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ क्या हुई, हीट हुई, उसी को हमने क्या कह दिया, कंडक्शन कह दिया। अब कंडक्शन के बाद आपका एक पॉइंट और होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है, इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट का क्या मतलब हुआ, जो वाटर है, वाटर आपका जो है बेसिकली सरफेस से आया और धीरे धीरे कर कर आपका जो है पानी के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऊपर उड़ गया। ठीक है, रेडिएशन जो आपका सन से किसको जा रही है, इसकी बॉडी में जा रही है। और अगर तुम कन्वेक्शन की तरफ देखोगे तो कन्वेक्शन तो पूरी साइकिल है कि अगर गर्म हवा, ठंडी हवा ऊपर है तो वो गर्म हवा का फॉर्मेशन लेने के लिए नीचे आ रही है, और जो गर्म हवा है वो हल्की होकर आपका ऊपर जा रही है। यही पूरी साइकिल आपका कन्वेक्शन की फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। अब आई होप कि तुम्हें ये वाला पॉइंट आपका जो है, ये वाला पॉइंट आपका समझ में आ गया होगा कि मैं कंडक्शन किसकी बात कर रहा हूं। कंडक्शन की अगर तुमको बात समझ में आ गई है तो जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन आपका जो है बेसिकली डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट है, और इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को हमने कंडक्शन का नाम दे दिया। कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेंपरेचर आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपका कंडक्शन का प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं अगर ये जो आपका हीट रिसीव हो रही है, ये जो आपका हीट रिसीव हो रही है, द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेंपरेचर। एग्जाम्पल के तौर पर एक इलाका आपका जो ठंडा है, जो आपका बेसिकली ठंड है वो ज्यादा है, और जो तुम्हारी आपका बॉडी है वो अभी बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही थी किसका, कंडक्शन प्रोसेस के कारण, वो लगातार होती रहेगी जब तक वो तुम्हारी बॉडी के टेंपरेचर को और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है जो कि ठंडा था, उन दोनों को बैलेंस आउट ना कर दे। जैसे ही वो आपका बैलेंस आउट कर देगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है बेसिकली दोनों बॉडी बराबर। सो कंडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हीटिंग एंड द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर कंडक्शन ना होता तो जो लोअर लेयर्स हैं वो आपका इतनी जल्दी हीट ना हो पाती। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली। अब ये वर्टिकली राइज कर रहे हैं ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट, करंट्स के फॉर्मेशन में, और बाद में धीरे धीरे कर वो ट्रांसफर क्या करते रहेंगे, वो ट्रांसफर करते रहेंगे एटमॉस्फेयर में अलग अलग हीट रेडिएशन। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोसेस है वर्टिकल हीटिंग का एटमॉस्फेयर के अंदर, उसी प्रोसेस को आपका क्या कहा गया है, उसी प्रोसेस को कन्वेक्शन का नाम दिया गया है। उसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, उसी प्रोसेस को कन्वेक्शन का नाम दिया गया है। तो कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू राइजिंग। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर तुमसे क्या कह दूं, जैसे कंडक्शन है, कंडक्शन बेसिकली कांटेक्ट में आई, सो जो डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ वो हुआ द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू राइजिंग ऑफ वार्म एयर एंड सिंकिंग ऑफ कोल्ड एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब जैसे अगर मैं तुमको आपका ये बताऊं, जैसे अगर मैंने आपसे तुमसे ये कहा कि भाई ये क्या है, ये तुम समझो, जैसे ये आपका क्या है, अभी इसको देखो, यहां देखो, यहां देखो तुम, तो ये है मेरे पास आपका सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्या है, ये है सरफेस ऑफ द अर्थ। अब मेरे इसको पता कैसे लगा, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पर आपका पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये अर्थ सरफेस हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा, अर्थ सरफेस हो गया। अब जो आपका बेसिकली मेरी आपका ऊपर कहीं पर, यहां पर किसी भी तरीके से आपका ठंडी हवा प्रेजेंट होगी। अब ठंडी हवा है तो इसका मतलब यहां पर कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर आपका क्या करेगा, ये हाई प्रेशर आपका जो है बेसिकली ठंडी हवा होने के कारण सबसाइड करेगा। अब ये क्या कर रहा है, ये सबसाइड कर रहा है, और जब ये सबसाइड करेगा तो जितनी भी हवा का प्रेशर था वो धीरे धीरे कर नीचे आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा यहां पर लो प्रेशर जनरेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हवा जो होगी वो गर्म होगी, और ये गर्म हवा आपका राइज करेगी। अब ये हवा अगर राइज कर रही है तो इसी प्रोसेस को, कि जो गर्म हवा है वो गर्म हवा आपका राइज कर रही है, और जो ठंडी हवा है वो सबसाइड कर रही है, नीचे की तरफ बैठ रही है। सो सिंकिंग एंड राइजिंग किसका, सिंकिंग एंड राइजिंग ऑफ एयर, इसी प्रोसेस को हमने क्या कह दिया है, इसी प्रोसेस को हमने कन्वेक्शन का नाम दे दिया है। और अगर ये लगातार चलता रहा कि ठंडी हवा नीचे आई, गर्म हवा ऊपर चली गई, ठंडी हवा नीचे आई, गर्म हवा ऊपर चली गई, सो अगर ये एक साइकिल फॉर्मेशन ले लेता है, अगर ये साइकिल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं कन्वेक्शन साइकिल। इसी प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, कन्वेक्शन साइकिल के नाम से भी आपका जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कन्वेक्शन साइकिल भी समझ में आ गई होगी और कन्वेक्शन का प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा। तो कंडक्शन समझ में आ गया, कन्वेक्शन समझ में आ गया। अब सुनो,
कन्वेक्शन या फिर आपका मैं ये कह दूं कि कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो बेसिकली है वो मोस्टली आपका ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलेगी। व्हाई ओनली इन ट्रोपोस्फीयर? ट्रोपोस्फीयर से ही क्या नाता है इसका? ट्रोपोस्फीयर एक ऐसा इलाका है जहां पर जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना है या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना देखने को मिल रहे हैं, वो सारे कहां पर देखने को मिलेंगे? ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलेंगे। और अगर ट्रोपोस्फीयर में आपका जो है बेसिकली लगातार ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है, तो उसी की वजह से आपका क्या होगा, जो एनर्जी है वो आपका चेंज होती जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई मेरी? अब सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनना, दो प्रोसेस क्लियर कर चुके हैं हम। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट क्या कहलाएगी? डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्शन कहलाएगी। और अगर सिंकिंग ऑफ ठंडी हवा नीचे जा रही है, ठंडी हवा नीचे जा रही है एंड राइजिंग आपका गर्म हवा की ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, इसी प्रोसेस को क्या कह देंगे? इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कह देंगे। अब आता हूं मैं एडवेक्शन प्रोसेस पर। अब एडवेक्शन को अगर मैं आपका समझाऊं तो एडवेक्शन क्या होता है? एडवेक्शन को अगर तुम देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने आपका ये कह दिया कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सिंपल सी बात है, मैं अगर तुमको जाऊं तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है एयर का, जब भी कभी एयर आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगी, तो उसी प्रोसेस को आपका क्या कह देंगे? एडवेक्शन का नाम दे देंगे। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट। अगर हवा कभी भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो उसका जो इंपैक्ट है अर्थ के इंसुलेशन के ऊपर, रेडिएशन के ऊपर, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा एज कंपैरेटिव टू दी वर्टिकल मूवमेंट। और अगर तुम मिडिल लैटिट्यूड्स पे आ जाओगे, मिडिल लैटिट्यूड्स मतलब 23.5 डिग्री से आपका ऊपर की तरफ और 60 से आपका नीचे की तरफ, तो मिडिल लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हो तो वहां पर यह भी देखा गया है कि जो डायरूनल टेम्परेचर है, अब ये तुम कहोगे डायरूनल टेम्परेचर क्या होता है? तो डायरूनल टेम्परेचर होता है जो कि डे एंड नाइट के बीच में, डे एंड नाइट के बीच में जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, डे एंड नाइट के बीच में जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसी को हम डायरूनल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो डायरूनल क्या हुआ? डे एंड नाइट का जो वेरिएशन है, डेली वेदर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन ओनली अलोन। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो जो आपका डेली वेदर चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एडवेक्शन की वजह से ही आपका हो जाते हैं। इन ट्रॉपिकल रीजन, पर्टिकुलरली इन नदर्न इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन, लोकल विंड्स, अब लोकल विंड्स कौन सी होती हैं? लू। जैसे अगर तुमने देखा होगा तो समर में तुम्हारे मुंह पे आपका थपेड़े पड़ रहे होते हैं, ऐसे आते हैं थपेड़े, तो जो लू होती है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है और किसका आउटकम होती है? वो इसी एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से इंपैक्ट डाल रही होती है। एडवेक्शन प्रोसेस ना होता तो शायद आपका लू का इतना बड़ा इंपैक्ट ना पड़ रहा होता। क्लियर है इतनी बात? अब सुनो, अब इतनी बात समझ में आ गई? थम्स अप दे दो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो थम्स अप दे दो। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ in a short waves form and heats up its surface। अब हुआ क्या कि ये जो आपका सन था मेरा, ये जो सन था, ये मेरा आपका सरफेस है, ये मेरा सरफेस है, ये सरफेस है। यहां पर जो आपका बेसिकली हीट रिसीव हो रही है, यहां पर जो आपका हीट रिसीव हो रही है, ये जो हीट रिसीव हुई है इसकी वजह से क्या हुआ? ये जो सरफेस है मेरा, ये सरफेस क्या हो जाएगा? ये सरफेस की आपका हीटिंग शुरू हो जाएगी, इस सरफेस की क्या हो जाएगी? हीटिंग शुरू हो जाएगी। अगर ये हीट हो गया, सो अर्थ बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी एंड इट रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग बीम फॉर्म। अब ये कैसे हो जाएगी? अब जब भी आपका अर्थ आपका हीट हो गई, तो हीट होने के बाद वो क्या करेगी? रेडिएटिंग बॉडी खुद ही बन जाएगी और फिर वो क्या करेगी? एनर्जी रेडिएट करने का काम करेगी, रेडिएट करेगी। अब उससे आपका एनर्जी निकल रही है। अब जो एनर्जी निकल रही है वो एटमॉस्फेयर में कैसी फॉर्म में जा रही है? लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में जा रही है। रिसीव तो शॉर्ट वेव की फॉर्म में कर रही थी, बट जब वो खुद ही एक रेडिएटिंग बॉडी बन गई तो फिर वो अब क्या कर रही है? अब वो दूर दूर तक कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो तुम हो, तो तुमने आपका एक बार नॉलेज ले ली, अब ये तुम नॉलेज आपका लेकर बैठे हो, तो मैं एक टीचर होने के नाते शायद 2 लाख बच्चों पे इंपैक्ट डाल दूं, 5 लाख पे डाल दूं, 10 लाख पे डाल दूं। बट अगर तुम्हारे दोस्त हैं, तुमने उनको भी ये बात समझाई, तुमने उनको भी आपका चैप्टर पढ़ने के लिए बोला, तो वो शायद लंबी रीच आपका क्रिएट कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो इसी से आपका जो है ऐसा तुम समझ लो, दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो ओनली। और इस पूरे प्रोसेस को जो हीटिंग वगैरह देखा जाता है, इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब हुआ क्या कि जब अर्थ ने खुद ही आपका रेडिएटिंग की तरह काम करना शुरू कर दिया, वो खुद ही आपका रेडिएटिंग बॉडी बन गई, तो अब क्या काम होगा? अब ये जो रेडिएटिंग बॉडी होगी, यहां से आपका गैस ऊपर जा रही है, यहां से गैस आपका ऊपर जा रही है। अब ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग गैसेस होंगी,
ये जब आपका हीट जारी होगी तो वो गैसेस क्या करेंगी, उस हीट को आपका एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी, और जैसे ही वो उस हीट को आपका एब्जॉर्ब करेंगी, सो एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड अप बाय द अर्थ रेडिएशन। क्लियर है इतनी बात? अर्थ के रेडिएशन के कारण आपका इसकी हीटिंग होती जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पर अगर एटमॉस्फेयर में आपका रेडिएशन हो गया, ट्रांसमिट ऑफ हीट हो गया, स्पेस हो गया, सो फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू द स्पेस। अब ये वापस कहां पर चली गई, स्पेस के पास आपका पहुंच गई, वापस पहुंच गई, एंड मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ना तो अर्थ बहुत ज्यादा आपका ठंडी गर्म हो पाई और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है, तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, बैलेंस आउट हो गया, बैलेंसिंग हो गई। अब अर्थ आपका पूरी तरीके से खुद ही किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ जो पूरी तरीके से खुद चीज के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है, ये है आपका हीटिंग और आपका बेसिकली कूलिंग के लिए। तो ये लूज भी कर सकती है और लूज हीट भी कर सकती है और आपका रिसीव भी कर सकती है। इसी की वजह से जो टेम्परेचर है आपका अर्थ का वो क्या रहता है, लगातार आपका मेंटेन देखने को मिलेगा, मिल गया। दिस कैन हैपन ओनली इन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन इक्वल्स द अमाउंट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, अर्थ ने खुद ही आपका एक तरीके से वापस अपनी रेस लॉन्ग वेव की फॉर्म में पहुंचाई, फिर उनको एब्जॉर्ब किया आपका एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस ने, और फिर उनको आपका बाहर निकाल दिया किसके, स्पेस के अंदर, ठीक है। तो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो गया। तो इंसुलेशन के साथ आपका जो अमाउंट क्या कर दिया, अर्थ ने लॉस भी कर दिया। कंसीडर दैट द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100%। चलो मान लेते हैं कि हमने जो आपका बेसिकली क्या किया, जो आपका इंसुलेशन रिसीव किया ये 100% आ गया। While passing through the atmosphere, the amount of energy is reflected, scattered and absorbed। अब तीन तरीके से काम कर रही है, तीन शब्द मैंने बोले हैं। एक तो आपका रिफ्लेक्शन या फिर आपका रिफ्लेक्ट कर रही है, दूसरा क्या बोला, स्कैटरिंग का काम हो रहा है, स्कैटर के बाद आपका क्या हुआ, तीसरा एब्जॉर्प्शन का काम हो गया। अब सुनो बहुत ध्यान से, सुनो बहुत ध्यान से, देखो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आपका मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्शन। जैसे ही आपका क्या हुआ, जैसे आपका ये मेरा अर्थ सरफेस है, ये क्या है, ये मेरा आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अब अगर ये अर्थ का सरफेस है तो इसने किसी भी तरीके से अगर आपका क्या किया, इसने किसी भी तरीके से आपका सन से अगर कोई एनर्जी ली, तो ये क्या कर रही है, ये आपका रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। ये क्या कर रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। अब जैसे ही इसने रिफ्लेक्शन दिया, जैसे ही इसने आपका रिफ्लेक्शन दिया, वापस दिया, ये रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब कुछ जगह जो आपका यहां पर अलग अलग गैसेज होंगी, यहां पर अलग अलग गैसेज होंगी, ये जो गैसेज होंगी ये इस आपका स्कैटरिंग को क्या करती हैं, ये इस स्कैटरिंग को आपका एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में आपका क्या होता है, स्कैटरिंग भी होती है। और इसी स्कैटरिंग की वजह से हमें अलग अलग कलर्स आपका जो है बेसिकली स्कैटर होते हुए दिखाई देते हैं। आ गई क्या इतनी बात समझ में, क्लियर है इतनी बात, बहुत अच्छे। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर 100% आपका जो है बेसिकली क्या हुआ, रिसीव किया, एंड ओनली द रिमेनिंग पार्ट रीचेस द अर्थ सरफेस, रफली मात्र 35 यूनिट आउट ऑफ 100, 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। ये क्या हो गई, ये वापस आपका रिफ्लेक्ट हो गई। एब्जॉर्ब तो 100% की थी और रिफ्लेक्ट कितनी कर दी, 35% टू द स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। सरफेस पे पहुंचने से पहले ही, अर्थ पे आने से पहले ही 35% आपका वापस भेज दिया। अब अगर 35 आपका वापस भेज दिया है तो बेटा गुणा भाग तो तुम्हारे बस की बात तो मुझे लग नहीं रही है, मैं ही कर देता हूं। 10 में से 5 गए बचा 5 और 9 में से 3 गया बचा 6। सर 9 क्यों लिया, यहां तो 10 दिख रहे हैं। अरे एक कैरी भी करते हैं, मुझे पता है कि आपका मैथ बहुत ही ज्यादा आपका लुल है तुम्हारी, पर फिर भी समझ लेते हैं। तो 65% आपका क्या हो गया, 65% आपका जो है बच गया। अब ये 65% बच गया, उसमें से क्या हुआ, 27 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड्स। अब इस 65 में से भी आपका कितना वापस हो गया, इसमें से भी 27% आपका वापस हो गया क्लाउड्स के पास से ही। तो अब बेटा और माइनस कर लेते हैं जरा। अब 15 में से 7 गया, अरे मुझे पता नहीं आती, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। 15 में से 7 गया तो बेटा 8, ठीक है। और इधर कितना आ गया, 5, तो इतना कितना बच गया, 3। अब ये कितना बच गया, 38% बच गया, 38% बच गया। तो यहां पर अब कितनी गैस बची, 38% आपका जो बेसिकली रिफ्लेक्शन बचा। एंड 2 यूनिट्स फ्रॉम द स्नो एंड आइस कवर्ड एरियाज ऑफ द अर्थ। अब जहां जहां पर फ्रेश स्नो पड़ी हुई होती है या फिर आपका आइस कवर्ड है, तो आइस के पास ये कैपेसिटी होती है, आइस के पास ये कैपेसिटी होती है, खुद की कैपेसिटी होती है कि अगर वो फ्रेश स्नो है, फ्रेश आइस है और वो बिल्कुल व्हाइट है,
तो जो आपका सोलर रेडिएशन आ रही थी या जो आपका इंसोलेशन रिसीव हो रही थी उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। उसको क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो इस 38 में से भी आपका 2 और माइनस कर दो तो 36% बची। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जो अर्थ पे जो फ्रेश स्नो थी, जो अमाउंट आपका वापस भेजा है फ्रेश आइस ने या फ्रेश स्नो ने, इसी पूरे प्रोसेस को एल्बिडो के नाम से आपका जाना जाता है। और तुम्हारे पेपर में आपका यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एल्बिडो किसके अंदर देखा जाता है। इवन कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट एल्बिडो जो होता है वो होता है फ्रेश स्नो का। उसके बाद किस में होता है? थिक वाटर क्लाउड्स, जिसमें आपका पानी हो, फिर थिन आइस क्लाउड, फिर उसके अलावा आइस के अंदर, फिर उसके अलावा सैंड के अंदर, ग्रासी फील्ड, ड्राई प्लॉ फील्ड, वाटर, हार्डवुड फॉरेस्ट। अगर तुम देखोगे तो ये एक ऑर्डर है हाईएस्ट एल्बिडो से लेकर लोएस्ट एल्बिडो तक। इसको प्लीज आपका याद कर लीजिएगा, कॉपी में कहीं पर लिख लेना, ताकि तुम जब पेपर देने जाओ तो बेहोशी ना छा जाए और बेहोश होकर आपका मास्टर को याद ना करो तुम। द रिमेनिंग 65 यूनिट आर एब्जॉर्ब, उसके से भी 14 यूनिट्स विद इन द एटमॉस्फेरिक एंड 51 यूनिट्स बाय द अर्थ सरफेस। अब इन पूरे में से 65 यूनिट एब्जॉर्ब की, उसमें से भी 14 यूनिट आपका जो है एटमॉस्फेयर में चलेगी और 51 आपका कहां पर आ गई? अर्थ सरफेस पर। तो अब जो टोटल रेडिएशन हुआ है, अब जो टोटल रेडिएशन आपको देखने को मिला है, कहां से? रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर इज रिस्पेक्टिवली 17% एक गया और 48% अगर सारे मिक्स करोगे तो कितना आ गया? इज इक्वल टू 65 यूनिट, विच बैलेंस द टोटल ऑफ 65 यूनिट। जो अब जो रिसीव किया 65 यूनिट, जिसमें से आपका एटमॉस्फेयर और वापस आपका अर्थ ने 51%, तो वो क्या हो गए? वो दोनों बैलेंस हो गए। किससे? सन से। और इसी की वजह से, इसी बैलेंसिंग की वजह से जो आपका एक हीट बजट आया या हीट बैलेंसिंग ऑफ द अर्थ हुई, वो क्या हो गई? वो मेंटेन हो गई। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द अर्थ नीदर वार्म्स अप नॉर कूल्स डाउन डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस। और ये रीजन है कि इसी पूरे प्रोसेस की वजह से जो आपका बेसिकली अर्थ है हमारी, ना तो वो कभी बहुत ज्यादा ठंडी होती है और ना ही बहुत ज्यादा आपका गर्म होती हुई तुमको दिखाई देगी। ये हीट बजट आपका कहलाता है। मेरे हिसाब से आपका हीट बजट की आपका फॉर्मेशन आ गई। ये वही है, 100% रिसीव हुई, कैसे 27% वापस चली गई, 2% अर्थ के पास। ये पूरा डायग्राम के थ्रू आपको समझा रखा है एनसीईआरटी के अंदर। अब इसी प्रोसेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर। दोनों, अगर आपका बेसिकली बाहर वाली बॉडी का और बाहर जो हीटिंग है वो दोनों बैलेंस ना हो जाएं, तो कंडक्शन उसके लिए आपका क्या लगेगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और कंडक्शन की वजह से ही आपका बैलेंसिंग क्या होगी? दोनों ऑब्जेक्ट की आपकी हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो रोजर दैट लिख दो, फटाफट से लिख दो रोजर दैट। समझ में आ गई है सर इतनी बात? लिख डालो। तो इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब देखो, अगर इतनी बात आपका समझ में आ गई है तो सुनो, मैं अभी थोड़ी देर पहले तुमको आपका यही समझा के गया कि जैसे अगर अर्थ आपका जो है बेसिकली यहां पर है, तो अर्थ के जो आपका लैटिट्यूड होंगे, जैसे 0 डिग्री होंगे, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, ऐसे 90 डिग्री तक आपका होगा। और 90 डिग्री तक जब आप जाओगे तो सरफेस ऑफ द अर्थ से, ये सरफेस ऑफ द अर्थ जैसे आपका पार्ट है, तो कुछ हिस्से में, क्योंकि आपका लैटिट्यूडनल वेरिएशन है ना मेरे भाई, अब अगर लैटिट्यूडनल आपका वेरिएशन है तो उस लैटिट्यूडनल वेरिएशन की वजह से अलग अलग पार्ट के अंदर क्या होगा? कुछ जगह आपका मैक्सिमम हीट दिखाई देगी और कुछ जगह आपको मिनिमम हीट दिखाई देगी, कुछ जगह मैक्सिमम हीट दिखाई देगी, कुछ जगह मिनिमम हीट दिखाई देगी। तो इसी रेडिएशन चेंज की वजह से जो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है वो आपका क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अब मैं अगर आपको बात बताऊं तो एग्जांपल के तौर पर जो 40 डिग्री का आपका इलाका है, जो 40 डिग्री है नॉर्थ एंड साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो उन वाले रीजन्स में आपका और जो पोल्स है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। मतलब पोल्स पर अगर तुम जाओगे तो जो सोलर रेडिएशन है वो कंपैरेटिवली क्या होगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमको एक बात बोलूं कि यार एक सरप्लस हीट आपका रिजॉल्व हो रही है, एक हीट आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है। अब जो हीट आई कहां पर? अर्थ की तरफ आपका हीट आई, तो जो सरप्लस हीट है वो सरप्लस हीट आपका क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अलग अलग पार्ट में आपका क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट द ट्रॉपिक्स डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव हीट। तो अब क्या होता है, जैसे अगर तुम कभी सोचोगे कि भाई
जो हमारा इलाका है, जो हमारा बेसिकली आपका कौन सा इलाका है, जो लेटीट्यूड्स वाले इलाके हैं या फिर आपका जो है हमारा अलग अलग पार्ट है, तो ट्रॉपिक्स वाले इलाके हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ट्रॉपिक्स आपका इलाका गर्म हो गया तो वहां पर जो हीट आपको रिसीव हो रही है वो तो लगातार आपका राइजिंग एयर कर रही है ना, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो वहां की आपका गर्म हवा है वो राइज कर रही है और राइज होकर आपका स्कैटर्ड हो जा रही है, और उसी की वजह से जो पोल्स वाले इलाके हैं वो फ्रोजन देखे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपका पहुंच ही नहीं पा रही हीट। तो ये एक आपका समस्या है किसके साथ। अब जैसे टेम्परेचर की बात कर लूं मैं, अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो टेम्परेचर में आपका मैं ये बोलूंगा कि जो इंटरेक्शन है इंसुलेशन का विद द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस, इससे क्या होता है, जो हीट होती है वो आपका मेजर की जाती है और उसे टेम्परेचर में आपका मेजर किया जाता है। अब जो एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट होंगे, जो पार्टिकल्स आपका मूव कर रहे होंगे, उनकी वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर मेजरमेंट है वो चेंज हो जाएगा और अलग अलग जगह का आपका बेसिकली पार्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर मैं कह दूं, क्योंकि लैटिट्यूडनल वेरिएशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका चेंज है, सन की रेस आपका चेंज हो रही है, तो उनमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लैटिट्यूड, और दूसरा फैक्टर है ऑल्टीट्यूड, और तीसरा क्या है, नेचर ऑफ लैंड सरफेस। तीसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ लैंड सरफेस। अब अगर ये तीनों पार्ट आपका समझ में आ गए तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से देखो। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को आपका क्या कर रहे हैं, जो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, सुनो। एक तो सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूडनल प्रेशर, लैटिट्यूडनल की बात कर रहे हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरा है ऑल्टीट्यूड। पहला कौन सा है, लैटिट्यूड, दूसरा कौन सा है, ऑल्टीट्यूड। अगर हम आपका डिफरेंट लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, डिफरेंट लैटिट्यूड की आपका तरफ जा रहे हैं, तो डिफरेंट लैटिट्यूड की तरफ जाते जाते आपका बेसिकली टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। और तुम्हें एक बात तो पता ही है कि जो ऑल्टीट्यूड है तो ऑल्टीट्यूड में आपका क्या होगा, ऑल्टीट्यूड में भी आपका जो है बेसिकली जैसे जैसे तुम राइज करोगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, टेम्परेचर आपका डिक्लाइन होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका डिक्लाइन हुआ, उस टेम्परेचर डिक्लाइन की वजह से जो आपका बेसिकली पूरा टेम्परेचर है वो कम। अब एक चीज समझो, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मेरा आपका डिस्टेंस किसी भी लैंड मास का जो बहुत दूर है किससे, सी से, तो वहां पर जो एयर मास सर्कुलेशन है वो आपका चेंज दिखाई देंगे। हेलो, ठीक है। एंड जो प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट है, ये भी आपका क्या होता रहेगा, ये भी आपका जो है बेसिकली एक रीजन रहता है। इसके अलावा जो लोकल एस्पेक्ट रहते हैं वो भी आपका क्या है, वो भी रीजन है। तो मैंने अभी तक क्या क्या बोला, एक तो लैटिट्यूड, एक ऑल्टीट्यूड, एक डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट। अब देखो, जैसे तुमको आपका, अगर मैं मान लो कि तुमने आपका ये पूछा कि यार प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, तो मैं तुमसे यार ये कह दूंगा कि जिस इलाके में, जहां पर मैंने तुमको अल्लीनो लालिनो पढ़ाया था, कोल्ड करंट होगा तो वहां पर हवा सारी सबसाइड करेगी, वो कभी राइज ही नहीं कर पाएगी, और अगर वो राइज नहीं कर पाएगी तो उससे क्या होगा, वहां पर कभी भी आपका बारिश हो ही नहीं पाएगी। अब उससे भी इंपैक्ट पड़ेगा, और जहां पर वार्म ओशन करंट है वहां झमाझम बारिश पड़ रही है, तो ये भी एक आपका इंपैक्ट रहता है। अब जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले लैटिट्यूड है। तो ये तो हम आपका अभी तक पढ़ते हुए जा ही रहे हैं कि लैटिट्यूड जो है वो आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी इलाके के टेम्परेचर को डिटरमाइन करने में, और कितनी आपका हीट या इंसुलेशन रिसीव हो रही है वहां पर उस चीज के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम कुछ और फैक्टर्स की तरफ चलोगे तो एल्टीट्यूड की बात करें तो जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर डिक्लाइन होता जाएगा, प्रेशर में भी आपका चेंजेस आएंगे, तो जो एटमॉस्फेयर है वो इनडायरेक्टली क्या होने लग जाता है, हीट होने लग जाता है, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो भी आपका क्या हो जाते हैं, वो भी आपका कम हो जाते हैं। Places near the sea level records high temperature than the places situated at the higher elevation। तो अब जो टेम्परेचर आपका, अगर तुम जाओगे शिमला पहुंच गए तुम, अब शिमला में जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियस सी बात है डिक्लाइन है, और जब तुम आते हो चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ का टेम्परेचर आपका कैसा होता है, गर्म होता है, तो ये आपका चेंजेस देखने को मिलेंगे तुम्हें राइज इन टेम्परेचर के हिसाब से। ऐसे ही अगर तुम आपका और आगे जाओगे तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब आपका जैसे जैसे आपका तुम देखोगे तो जो लोकेशन है किसी भी प्लेस की वो समुद्र के कितने पास है उससे भी आपका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होता है, जो लॉस एंड गेन ऑफ हीट होता है, लॉस एंड गेन ऑफ हीट होता है, ये सब आपका देखने को मिलता है। इसी प्लेस को आपका तुम कैसे समझते हो, इसी प्लेस को तुम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के कंसेप्ट से आपका समझकर आए हो पिछले चैप्टर में। ये वही वाला फिनोमिना है कि कैसे आपका दिन में गर्म आपका होने के कारण वो फिर
हवाएं डायरेक्शन चेंज कर देंगी, रात में आपका उल्टा हो जाता है। ये लैंड ब्रीज सी ब्रीज वाले कंसेप्ट में आपका मैंने तुमको समझाया है। एयर मासेस एंड ओशन करंट, ओशन करंट अगर मैंने तुमको बताया वार्म ओशन करंट है तो वहां पर आपका राइजिंग इन एयर होगा, फिर आपका क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनने से आपका बारिश होगी, तो ये सारी चीजें आपको देखी जाएंगी। सिमिलरली द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द कोस्ट वेयर वार्म ओशन करंट फ्लो रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, और इससे क्या होगा, इससे आपका कोर्स चेंज होता जाएगा। अब जैसे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर कैन वेल बी वेरी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुलाई एंड जून जनवरी। ठीक है, अब जैसे हमने क्या करा, अभी हम आपका एपीहीलियन और आपका पेरीहीलियन समझ रहे थे, तो एपीहीलियन और पेरीहीलियन अगर तुमको समझ में आ गया तो तुमको यह समझ में आ जाएगा कि कितना आपका सूरज की दूरी है अर्थ के साथ, उसी हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होंगे। एंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली शोन ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें आइसो बार पढ़ाए थे। आइसो बार क्या होता है, आइसो बार होते हैं जब हम किसी भी चीज का, जैसे तुम प्रेशर को आपका चेंज करना चाहते हो तो वो आइसो बार में, फिर थर्म होता है, तो हम जब भी आपका टेम्परेचर को मार्क करना चाहते हैं तो आइसो थर्म, और जब तुम आइसो हेलाइन देखते हो तो तुम कितनी सैलिनिटी है उस चीज को आपका देखकर आते हो। तो आइसोथर्म क्या होती है, आर द लाइंस ज्वाइनिंग द सेम टेम्परेचर, जहां जहां पर सेम टेम्परेचर है उन लाइंस को आपका ज्वाइन करती हैं, एंड सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई। In general, the effect of latitude on the temperature is well pronounced on the map, और इसी को हम आपका किस पर दिखाते हैं, मैप पर आपका दिखाते हुए जाएंगे। अगर तुम और समझोगे तो स्पेशली नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर वाला कौन सा इलाका, इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया एंड इट्स लोकेशन में कि इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, तो उसी की बात कर रहे हैं। अब जो यहां पर लैंड सरफेस होता है वो लार्जर है कंपैरेटिवली एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हेंस द इफेक्ट ऑफ लैंड मास एंड द ओशन करंट आर वेल प्रोनाउंस्ड। तो इनको आपका तुम क्या देख सकते हो, इनको आपका तुम अलग अलग तौर पर डील कर सकते हो। और जनवरी में क्या होता है, जैसे जनवरी वगैरह में जब तुम जाते हो तो आइसोथर्म आपका डेविएट हो जाते हैं एंड नॉर्थन ओवर द साउथ एंड कॉन्टिनेंट के हिसाब से आपका चेंज होंगे। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी आपका तुमको क्या दिखाई देंगे, चेंज दिखाई देंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर समझना, अगर मैंने अभी तुमको बताया, जैसे एक आपका जो है मैं तुमको सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं वार्म ओशन करंट का, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम दे दिया, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि गल्फ स्ट्रीम कहां है अगर मैं जब तक तुम्हें लोकेशन के हिसाब से आपका ना बताऊं। ये है, ये नॉर्थ अमेरिका मान लो थोड़ी देर के लिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। ये मेरा आपका क्या है, ये मेरा आपका इक्वेटर है। इक्वेटर से एक आपका जो है बेसिकली रेस निकली जिसको हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के नाम से जानते हैं, और जब ये यहां से पास होती है बिल्कुल आपका किसकी तरफ से, कनाडा के पास से, तो यहीं पर एक वार्म ओशन करंट मिलता है जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम के नाम से। तो गल्फ स्ट्रीम कैसा करंट है, वार्म ओशन करंट है। और उसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये कहां पर मिलेगी, ये यहां पर मिलेगी ऊपर की तरफ। ड्रिफ्ट और आपका करंट में क्या अंतर है, ड्रिफ्ट मतलब फास्ट मूविंग, जितना भी तेज पानी चल रहा है। करंट मतलब आपका क्या होता है, करंट मतलब आपका पानी का मूवमेंट ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा हल्के। इन द नदर्न अटलांटिक ओशन वार्मर एंड आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो अब इससे क्या होगा, जो वहां का टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ओवर द लैंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस शार्पली एंड द आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड्स द यूरोप की साइड, ठीक है। अब जनवरी टेम्परेचर along 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल इस चेंज इज -20 डिग्री एंड बोथ एट 80 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास। क्योंकि टेम्परेचर आपका कैसा हो जाता है, मंथली अगर टेम्परेचर को देखोगे तो जनवरी में आपका 27 डिग्री सेल्सियस, और अगर 27 डिग्री सेल्सियस याद आ रहा है तो ये बात भी याद आ रही होगी कि साइक्लोन के बनने के लिए जो मिनिमम कंडीशन होती है ओशन के अंदर कितना गर्म होना चाहिए, वो 27 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। और इक्वेटोरियल ओशंस पे आपका लगभग 24 डिग्री सेल्सियस एंड ट्रॉपिक्स में 2 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आपका ये चला जाता है। -18 डिग्री सेल्सियस से लेकर -48 डिग्री सेल्सियस तक यूरेशियन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में आपका देखने को मिलेगा। इट इफेक्ट्स ऑफ द ओशन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। Here the isotherm are more or less parallel to the latitude and the variation in the temperature is more gradual in the northern hemisphere। तो आइसोथर्म क्या है, जनरली 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इनसे आपका क्या होते जाएंगे, चेंज होते हुए तुमको दिखाई देंगे। जबकि अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में जो आइसोथर्म्स हैं दे आर जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड। किसके पैरेलल है, लैटिट्यूड के पैरेलल। द इक्वेटोरियल ओशन रिकॉर्ड्स वार्मर टेम्परेचर मोर देन द 27 डिग्री सेल्सियस।
अब लैंड पर क्या होगा, जैसे लैंड पर आपका 30 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को नोटिस करते हुए जाएंगे। अगर तुम सब ट्रॉपिकल इलाकों में आ जाओगे, अगर तुम 0 डिग्री से आपका ऊपर की तरफ जाओगे, जो 23 डिग्री एंड के आसपास का रीजन है, तो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो एशिया वाला आपका कॉन्टिनेंट है, एंड अलोंग द 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड अलोंग द 40 डिग्री नॉर्थ runs the isotherm of 10 degree Celsius and along the 40 degree Celsius temperature is 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो रेंज है टेम्परेचर की वो जनवरी और जुलाई में आपका कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट। अब ये क्यों होता है, ये कॉन्टिनेंटलिटी के हिसाब से होता है, क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट है उसकी वजह से आपका ऐसा दिखाई देगा। और उसके अलावा 3 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड 20 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री नॉर्थ। अब तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई एक तो होता है हमारा इंसोलेशन और एक होता है टेम्परेचर। अभी तक आपने इतनी बातें बताई हैं, तो इंसोलेशन और टेम्परेचर के बीच में आपका डिफरेंस क्या है। अगर कभी भी आपका इंसुलेशन को देखोगे तो हम आपका हीट एनर्जी मेजर कर रहे होते हैं, कितनी आपका हीट जनरेट हुई है, कैसा कितना हॉटनेस है। और जबकि ये क्या करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी बॉडी की जो मेजर करते हैं वो टेम्परेचर में मेजर करते हैं। इंसुलेशन किसी भी चीज का कॉज है, जबकि आपका टेम्परेचर क्या है, इफेक्ट है। अगर तुम देखोगे तो इंसुलेशन को कैलोरीज में कैलकुलेट किया जाता है और टेम्परेचर को हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपका कैलकुलेट करते हैं। ये एक मैप भी है जिसके थ्रू हम आपका डिफरेंट टेम्परेचर को आपका समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे तुम आपका अलग अलग मैप देख रहे हो, तो इन्हीं मैपिंग के तौर पर नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द एलिवेशन, और इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, इसी पॉइंट को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। ये मैंने तुम्हें आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में आपका गिरावट देखने को मिलती है। तो जिस रेट से आपका गिरावट देखने को मिलेगी इसी को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। और ये नॉर्मल लैप्स रेट आपका अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। द टाइम द सिचुएशन इज रिवर्स एंड द नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड। अब ये जो नॉर्मल लैप्स रेट आपका जिस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, अगर मैं उसे इन्वर्ट कर दूं तो उसी इन्वर्जन को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। किसके नाम से जाना जाता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या होगा, इन्वर्जन इज यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, बी क्वाइट कॉमन नेवरदलेस या नॉनदलेस। अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर इज आइडियल सिचुएशन फॉर द इन्वर्जन। अगर कभी भी आपका इन्वर्जन होगा तो इन्वर्जन के लिए एक तो लॉन्ग विंटर नाइट्स होंगी और क्लियर स्काई होगा, ये आपका क्या होंगी, ये कंडीशन है। Heat of the day is radiated off during the night and by early morning hours the earth is cooler than the air above। तो इससे क्या हो जाता है, आपका चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। Over pole areas the temperature inversion is normally throughout the year। तो ये जो आपका अगर तुम पोल्स में जाओगे तो वहां पर तो टेम्परेचर में इन्वर्जन जो देखने को मिलता है वो पूरे साल ही आपका लगभग बना रहेगा। ठीक है। अगर मैं सरफेस इन्वर्जन की बात कर दूं तो इट प्रमोट्स स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है। और अगर तुम देखोगे तो जो स्मोक और डस्ट पार्टिकल हैं वो कलेक्ट होते रहते हैं इन्वर्जन की वजह से। एंड डेंस फॉग्स इन मॉर्निंग आर कॉमन अकरेंस स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और जब ये टेम्परेचर चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं तो इससे क्या होता है, जब तुम जाते हो सुबह सुबह जैसे रनिंग के लिए, तुम तो क्या ही उठते होगे आपका सुबह, तो तुम्हें फॉग जैसी कंडीशन आपका दिखाई देती है। इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, बहुत कम समय के लिए आपका दिखाई देगा, अंटिल द सन कम्स अप एंड बिगिंस या बीइंग टू द वार्म द अर्थ। एंड इन्वर्जन टेक प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज। एयर ड्रेनेज की वजह से आपका इन्वर्जन हमको देखने को मिलता है माउंटेन्स और बाकी दूसरे इलाकों में। अब एक बात समझो, बहुत ध्यान से सुनना, इतनी बात अभी तक समझ में आ गई, क्लियर है आपका यहां तक कहानी, बहुत ध्यान से समझो। अगर कहीं पर भी आपका कोल्ड एयर है, अगर कहीं पर भी आपकी कोल्ड एयर है at the hills and the mountains produced during night flows under the influence of gravity। अगर ये सिचुएशन आपका बन रही है कि नाइट के टाइम पर जो हिल्स हैं वहां पर ठंडी हवा है, माउंटेन्स है, तो ये क्यों हो रहा है, ग्रेविटी आपका जो है बेसिकली उसमें एक अपना रोल निभा रही है। बीइंग हैवी एंड डेंस द कोल्ड एयर एक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक वाटर एंड मूव्स डाउन टू पाइल्स। और फिर वो धीरे धीरे कर कर आपका जो है वार्म एयर जाती है, और जब वैली तक आपका वार्म एयर राइज आ जाती है तो वैली तक जाने के बाद इसी को क्या कह देते हैं अपन, इसी को एयर ड्रेनेज के नाम से आपका जाना जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, हैवी एंड डेंस, जो हैवी और भारी आपका एयर है, जो कोल्ड एयर है, वो क्या करेगी, वो धीरे धीरे करके नीचे आएगी,
अब ये नीचे आएगी तो जो वैली में आपका वार्म एयर है वो राइज करेगी। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है इसी को एयर ड्रेनेज के नाम से आपका बता दिया गया है। ये क्या काम करती है, प्लांट्स को आपका प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से, जो फ्रॉस्ट आती है उसको बेसिकली बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े उसी को बचाने के लिए ये आपका बताया गया है। मेरे हिसाब से आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो तुमको आपका समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपका समझ में आया है तो कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, जैसे अर्थ रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेस विंड्स हो जाएंगी। आइसोथर्म क्या होते हैं, जो सेम टेम्परेचर को जोड़ने वाली लाइंस होती हैं वो देखने को मिल जाएंगी। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ नोन एरिया इन अ फिक्स टाइम इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पायरोमीटर, ये आपका पता होना चाहिए तुमको। और फिर ये जो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पास रखे हैं, इन क्वेश्चंस को प्लीज आपका एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि तुम्हारे पास एक फेयर आइडिया तुमको आ जाए कि तुम क्या पेपर में आपका पढ़ रहे हो और क्या क्या तुम्हारे काम का है। अगर ये सारी चीजें आपका तुमको समझ में आई हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिया करिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको अगर कोई इशू भी है या कोई परेशानी है तो उसको अपन रिजॉल्व कर सकें। और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो तुम्हें पता ही है ये साल तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, पूरी जिंदगी आपका बदल जाएगी अगर तुमने इस साल अच्छे से पढ़ाई की तो। आगे तक कंपटीशन तक आपका ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, और जब तुम इन चैप्टर्स पर वापस आओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कोई एक ऐसा टीचर था जिसने ऑनलाइन में आपका वो सारी चीजें कराई थी जो तुम लाखों रुपए खर्च कर आपका कोचिंग्स में सीख रहे हो, ठीक है। तो इनको अच्छे से यूटिलाइज करो, इन वीडियोस को देखो और पढ़ते रहो मेरे साथ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जहां भी हैं सबका नाम रोशन करेंगे। सो हियर आई टेक रेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।